खान सर बिहार क्वेश्चन किलर की जो हिस्ट्री की किताब है उसकी अब एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे चालू हो चुकी है। ठीक है, अब जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी चैनल पे मिलेगी आपको। ठीक, आज विश्व के इतिहास से क्या प्रश्न पूछा गया है बीएसएससी बीपीएससी में, आज हम इसी वीडियो में कम से कम 16 अध्याय विश्व द्वितीय विश्व युद्ध तक के जो भी बीपीएससी बीएसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं वो आज हम इसी चैनल पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही खान सर की पॉकेट जीके की क्लास चल रही है और रेगुलर होती है, 2-3 क्लासें एक दिन में होती हैं। उसी के साथ इसको भी चालू कर दिया गया है। ठीक है, इसको देखिए, प्रश्नों को लिखिए और याद करिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, जैसे मैं पॉकेट जीके पढ़ा रहा हूँ ऐसा भी इसको पढ़ाऊँगा और बीच में मैं बताऊँगा कि एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले ये आप नोट कर लीजिए कि अमेरिका का महान खोजकर्ता कौन है। अमेरिका के महान खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ठीक है, यहाँ पूछा गया है जो 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता थे क्रिस्टोफर कोलंबस, किस देश द्वारा वित्त पोषित किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन। स्पेन द्वारा वित्त पोषित किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? दूसरा प्रश्न है कि जो बोस्टन टी पार्टी है इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, जो बोस्टन टी पार्टी है वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। किससे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ई क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? जो अमेरिका के इतिहास में जो 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। यानी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, उस दिन स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, इसीलिए अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी है? तो अंग्रेजी बस्ती है पहली जेम्स टाउन। कौन सी? जेम्स टाउन। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ठीक है, यहाँ जैसे दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से बोस्टन टी पार्टी संबंधित है। वहीं ये पांचवें प्रश्न में पूछा है कि जो बोस्टन टी पार्टी की घटना है वो कब हुई थी? जो बोस्टन टी पार्टी की घटना है वो 1773 में हुई थी। कब हुई थी? 1773 में। ठीक है, क्वेश्चन वही है, यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ 8वें में पूछा गया है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो किससे संबंधित है? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो वो 1773 में हुई थी। ठीक है, और बोस्टन टी पार्टी की घटना है क्या? जब बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय की बॉक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया। ठीक है, इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी घटना नाम दिया गया। ठीक है, इनमें से चलिए, इनमें से
कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो आप बताएंगे कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। ठीक है, तो इससे आप ये प्रश्न बना लीजिए कि कौन निम्न में से कौन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम से संबंधित है, यानी जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से परिणाम आए। जो पहला परिणाम आया वो हुआ अमेरिका राज्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। ठीक है, ये उसका परिणाम था। फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। सार्वजनिक वास्य यानी वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजीज की यहाँ स्थापना हुई। ठीक है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे कि यह नारा अमेरिका सेना द्वारा दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे कि अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, अमेरिका स्वतंत्रता का उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है थॉमस जेफरसन। ठीक है, किसके द्वारा? थॉमस जेफरसन के द्वारा यह किताब अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न इस प्रकार है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? यानी ये पूछ रहा है कि जो नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किस घटना का परिणाम है और किस घटना में दिया गया था ये नारा? तो ये दिया गया था, तो ये दिया गया था स्टाम्प एक्ट के द्वारा। ठीक है, जो घटना हुआ था स्टाम्प एक्ट, जो घटना हुआ था स्टाम्प एक्ट, इसी में ये नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से एक प्रश्न उसी के सिमिलर पूछा गया है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। ठीक है, वही बात हुआ कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। कब? किस किस आंदोलन में? तो आप बताएंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ये जो नारा है ये उठाया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दबाव समूह हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो वो तकनीक है पक्ष जुटाव। ठीक है, जिसे लोबिंग भी कहा जाता है। लोबिंग किसे कहा जाता है? पक्ष जुटाव को। ठीक है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? ठीक है, जो स्टम्प एक्ट था हमने ऊपर देखा था, ठीक है, वो इंग्लैंड ने अमेरिका पर कब लगाया? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट कब लगाया? 1765 में लगाया। कब लगाया? 1765 में। ठीक है, 1765। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? इसमें पूछा गया कि जो 1776 में थॉमस पेन द्वारा प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवाद के बीच स्वतंत्रता का क्या समर्थन जुटाने में मदद की। ठीक है, किस पैम्फलेट के द्वारा? इसमें वो पैम्फलेट का नाम पूछा है, तो आप उस पैम्फलेट का नाम बताएंगे सामान्य ज्ञान। ठीक है, पैम्फलेट का क्या नाम है? सामान्य ज्ञान। पैम्फलेट का नाम है सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए अगला है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उनके नेता कौन थे? तो उनके नेता थे वाशिंगटन। कौन? वाशिंगटन। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? यहाँ पे पूछा है कि अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा चालू किया गया था क्या, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, चलिए सब बच्चों के मन में डाउट रह जाएगा कि ये जो बिहार क्वेश्चन क्लियर है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो एस्पिरेंट बीएसएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये किताब बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिंग जेनी का आविष्कारक था। इसमें यह पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में जो मशीन लाई गई स्पिनिंग जेनी का, उस मशीन का आविष्कारक कौन थे। तो उस मशीन के आविष्कारक थे जेम्स हरग्रीव्स। क्या थे, जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कारक कौन है और वो आविष्कार किसने किया था। तो वो आविष्कार जॉन के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन के द्वारा, जॉन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जॉन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय यानी डिक्लाइन होना, ठीक है, खत्म होना का मुख्य कारण क्या रहा है। तो उसका मुख्य कारण रहा है ए और बी यानी ऊपर के दोनों, कम कीमत वाली मशीनों का विकास हो गया और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति लगा दिया गया, जिसके कारण जो भारत के हस्तशिल्पें थी, ठीक है, जो भारत की हस्तशिल्पें थी उनका क्षय हो गया यानी उनका डिक्लाइन हो गया। चलिए औद्योगिकी क्रांति, औद्योगिकी क्रांति के संदर्भ में कार्डिग शब्द किसे इंगित करता है। औद्योगिक क्रांति में जो कार्डिग शब्द है वो किसको इंगित करता है। तो आप बताएंगे कि वह इंगित करता है उस प्रक्रिया का जिससे कपास या ऊन कताई की जाती है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में जो शब्द है कार्डिग, क्या है, कार्डिग, वो किसके लिए प्रयोग की जाती है और किसको इंगित करता है। तो वो उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिससे कपास और ऊन की कताई होती है। ठीक है, तो कार्डिग शब्द उसको इंगित करता है। औद्योगिकी क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान यानी उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई। तो उस कारक का नाम बताना है। तो उस कारक का नाम है कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, ठीक है, व्यापार प्रतिबंधियों की समाप्ति, ठीक है, और कृषि क्रांति। ठीक है, ये जो तीन है, ठीक है, इन तीनों ने औद्योगिक क्रांति के उत्थान में सहायक की भूमिका निभाई। किन किन ने सहायक की भूमिका निभाई, कृषि क्रांति ने, ठीक है, और व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद, और पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी ने। ब्रिटेन की औद्योगिकी क्रांति 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तुएं क्या थी। कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री क्रांति, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 1840 के दशक में जो वो लोग निर्यात करते थे, कि वो निर्यात करने वाली वस्तु क्या थी जो दूसरे देश में वो लोग भेजते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे, वो वस्तु क्या थी, वो वस्तु थी कपास। क्या थी, कपास। ठीक है, वो वस्तु क्या थी, कपास वस्तु थी। चलिए अब हम देखते हैं चीनी क्रांति। चीनी क्रांति से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था। जब मार्को पोलो चीन के दौरे पे निकले थे, वहां का दौरा किया था, उस समय के शासक कौन थे। तो उस समय के थे कुबलई खान। कौन, कुबलई खान। उनका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुबलई खान। चीनी लेखक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। चीनी लेखक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। चीनी लोक गणराज्य की, ठीक है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वही इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप डेट याद रखिएगा 1911। कौन सी डेट, 1911। ठीक है,
चलिए सॉरी, यहाँ पे ये बताया गया है कि जनवरी 1912 को चीन गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1912 में हुई। ठीक है, चलिए चीन में 200 वर्ष पुराने वंशवाद शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था सन 1911 में सुनियात सेन के नेतृत्व में आंदोलन। ठीक है, इसका मुख्य कारण यही था। अगला प्रश्न है, शन्यात सेन किस देश से संबंधित है? शन्यात सेन किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है चीन से। किससे? चीन से। तो वो संबंधित है चीन से। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो नीचे ऑप्शन है उसमें से चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के प्रथम राष्ट्रपति हैं सनायत सेन। ठीक है, कौन है? सनायत सेन। चीन के प्रथम राष्ट्रपति हैं सनायत सेन। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि किस संधि द्वारा? आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा किस संधि द्वारा अफीम युद्ध का समापन हुआ है यानी अंत हुआ? तो वह संधि है नानकिंग संधि। कौन सी संधि है? नानकिंग संधि। ठीक है, अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? जो अफीम युद्ध था वह किन देशों के बीच हुआ था? तो आप बताइए कि जो अफीम युद्ध है वो चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समापन हुआ उसका? तो नानकिंग द्वारा समापन हुआ। ठीक है, और अफीम युद्ध किन देशों के बीच चला? तो वह चीन और इंग्लैंड के बीच में अफीम युद्ध चला। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से क्या प्रश्न पूछा गया है? किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध को समाप्ति हुई? किस संधि द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो आप बताएंगे कि वेस्टफेलिया की संधि द्वारा। किसके? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इनके जनक का नाम पूछा गया है। तो जनक थे मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक हैं। ठीक है, चलिए अब जो पांचवा अध्याय से प्रश्न पूछा गया है वो है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, पांचवा अध्याय है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों के सदस्य था? निम्न में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, जितने भी देश है आयरलैंड, लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, वुड्रो विल्सन। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि पेरिस शांति सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप बताएंगे आयरलैंडो ने किया। किसने किया? आयरलैंडो ने किया। मित्र राष्ट्र ने सेब्रो की संधि किस देश के साथ की थी? जो मित्र राष्ट्र थे, जो युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, वो सेब्रो की संधि किस देश के साथ हुई? तो सेब्रो की संधि हुई टर्की के साथ। किसके साथ? सेब्रो की संधि किस देश के साथ हुई? तो टर्की के साथ हुई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसमें पूछा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ
उस समय उस टाइम कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो वो देश थे बुल्गारिया। ठीक है, वो देश का नाम है बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि इसमें पूछा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, ठीक है, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जो तत्कालीन कारण था इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रियन राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ऑस्ट्रियन राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, जब पूछ दिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत बार इसमें पूछा भी गया, 2022 में, 2024 में, 2002 में, कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा युद्ध महायुद्ध कहा जाता है? कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? तो वो है प्रथम महायुद्ध। ठीक है, प्रथम महायुद्ध को, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो बी जो है उसका परिणाम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए और इतना याद रखिए कि कौन सा परिणाम है? महान साम्राज्यों का अंत, अधिनायकवाद का उदय और राष्ट्र संघ की स्थापना, ये इसके परिणाम है। जो इसका बच गया वो परिणाम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायसराय की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? जो वायसराय की संधि हुई, ठीक है, उसे कौन सी देश को क्षति यानी ज्यादा प्रभाव पड़ा? तो वो देश था जर्मनी। कौन सा देश था? जर्मनी देश था। ठीक है, आठवां प्रश्न है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ? किस संधि के द्वारा? ठीक है, किस संधि के द्वारा जो देश रूस है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो वो संधि था चिचना की संधि। चिचना की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। छठा अध्याय है पुनर्जागरण। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि को जागृत किया? तो वो रुचि, किस रुचि को जागृत किया? तो था लैटिन एवं ग्रीक। ठीक है, तो लैटिन और ग्रीक भाषा में रुचि को जागृत किया, लैटिन और ग्रीक। ठीक है, चलिए कोई नया कलर बना लेते हैं इसमें। चलिए ये वाला कलर लेते हैं आज। किस चरण को यहाँ पूछा है कि किस टाइम पीरियड को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? तो वह 14वीं से 16वीं शताब्दी को कहा जाता है। 14वीं से 16वीं शताब्दी को कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? ठीक है, यहाँ पूछा है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो वो चित्रकार। ठीक है, जो चित्रकार थे पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो थे। ठीक है, यदि आपसे इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन थे, तो चित्रकार थे वो। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, चलिए चौथा प्रश्न में यहाँ कुछ थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ब्लर हो चुका है यहाँ पे। चलिए
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न हमारे ब्लर हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना, ठीक है, और नहीं है। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे? किस संधि में, मतलब यहाँ पूछा गया है कि किस संधि द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध होने के लिए ललकारा गया था, ठीक है, उकसाया गया था। बीज बोने का अर्थ ये है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन सी संधि थी? वो थी वर्सैलेस संधि। कौन सी थी? वर्सैलेस संधि। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? तो लीग ऑफ नेशन आपका अस्तित्व में आया 10 जनवरी 1920, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया तो 10 जनवरी 1920 को आया, ठीक है। 5वां प्रश्न इस प्रकार है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ? किस संधि का परिणाम, जो रिजल्ट निकला वो निकला राष्ट्रीय संघ की स्थापना, ठीक है। और राष्ट्रीय संघ का सदस्य कौन नहीं बना, कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो किस संधि द्वारा? तो था वायसराय की संधि। कौन सा था संधि था? वायसराय की संधि, ठीक है। का परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो वायसराय की संधि का जो परिणाम निकला उसके तहत राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला है, किस घटना में राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और आविष्कार में गिरावट की शुरुआत आई? सॉरी, अधिकार में गिरावट की शुरुआत आई। किस घटना से राष्ट्रीय संघ, ठीक है, राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और उसके अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो वह घटना कौन सी थी? वह घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, ठीक है। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, ठीक है, अटैक कर दिया था जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हुआ? राष्ट्रीय संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हो गई। उस विश्व संस्था का नाम बताए जो 1920 में स्थापित हुई और 1939 में भंग कर दी गई। यहाँ पे पूछा है कि उस विश्व संस्था, ठीक है, यानी एनजीओ का नाम बताए जो 1920 में स्थापित हुई और 1939 में भंग कर दी गई। तो वो थी लीग ऑफ नेशन। कौन सी संधि थी वो? कौन सी संस्था था वो? तो था वो लीग ऑफ नेशन, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो 7 पीछे के जो टॉपिक थे उसमें 7 टॉपिकों में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा उन सबको हमने देख लिया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये बीपीएससी बीएसएससी वालों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलिए ऐसी क्लासेस होती रहेंगी। अब हम जो 8वां टॉपिक है वो अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में देखेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीएसएससी बीपीएससी की तैयारी को कर रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।